बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुतालिब पाकिस्तान चैप्टर नंबर 6 छोटा सा चैप्टर है और इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कंसेप्चुअल हैं जिसका जवाब किताब में मुकम्मल नहीं है। तो बहरहाल शुरू करते हैं जी। चैप्टर का नाम है पाकिस्तान के वसाइल और माशी तरक्की। ज़राअत के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ज़राअत का सबसे बड़ा सवाल भी है और मशहूर सवाल भी है। अच्छा, स्कीम के मुताबिक या चैप्टर 5 से लॉन्ग आएगा या 6 से लॉन्ग आएगा। चैप्टर 5 का भी अहम आ सकते हैं और 6 में से भी आ सकते हैं। 6 में से ज़राअत वाला सवाल बहुत ही अहम है, लाइफ स्टॉक वाला अहम है, और आखिर में जो टॉपिक है टेली कम्युनिकेशन वाला, ये बहुत अहम सवाल है। इन तीनों में से आने का ज़्यादा चांस है। ज़राअत का पढ़ेंगे, ज़राअत में जिद्दत कैसे है, ज़राअत के मसाइल क्या हैं, ये अहम सवाल था। लाइफ स्टॉक और फिश फार्मिंग, ये नई चीज़ शुरू की गई है। इसमें हम दो डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे, माई परवरी क्या होती है और माई गिरी क्या होती है, ये बात समझेंगे। और उसके बाद जो पाकिस्तान का ढांचा है उसके वो पढ़ेंगे। फिर टेली कम्युनिकेशंस पढ़ेंगे, उसकी क्या अहमियत है, किरदार क्या है और इसको मसाइल क्या हैं फ्राहमी में। पाकिस्तान में सियाहत, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के अहम मसाइल क्या हैं और पहला MCQ क्या है, ये भी पढ़ेंगे। तो पहले MCQ पढ़ने जा रहे हैं। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे का हिस्सा गवादर पोर्ट सी पैक। पाकिस्तान में तकरीबन 1% लोग जो हैं वो जो GDP में हिस्सा है माहीगीरी का, वो तकरीबन 1% है। ग़ज़ाई अजनास में, अच्छा अगर तो पाकिस्तान की बात होती सिर्फ, तो फिर हम गंदम कह सकते हैं, माना ओवरऑल दुनिया में चावल सबसे ज़्यादा मकबूल ग़ज़ा है। तो फिर जनरली बात की जा रही है तो चावल। वैसे किताब में लिखा हुआ नहीं है कि कौन सी मकबूल है। आप दुनिया में किसी भी जगह पर बैठे अपने शख्स को फौरी पैगाम पहुँचा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल के ज़रिए, ईमेल। एक मशीनी आला जो रॉकेट के ज़रिए सैटेलाइट में ज़मीन पे मदार में छोड़ा जाता है उसको सैटेलाइट कहा जाता है। पाकिस्तान में अक्सरियती आबादी का पेशा ज़राअत है, लेकिन 45% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, पर GDP में उसका हिस्सा सिर्फ 23.5% है। ये एक मसला है। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक गंदम की पैदावार 2024-25 में तकरीबन 29 मिलियन टन हुई थी। ये एक टेबल है, वो हम याद करेंगे ताकि सारे MCQs में से तैयार हो सकें। रबी की फसल और ख़रीफ की फसलों के नाम बताएं। अच्छा, ये भी आ सकता है कि मौसम कौन कौन से हैं। रबी जो है वो सर्दियों की फसल होती है और ख़रीफ जो है वो गर्मियों की फसल होती है। तो आप ऐसे शुरू करेंगे। ये फसलें सर्दियों की आगाज़ में काश की जाती हैं, मौसम गर्मा में काट ली जाती हैं। अहम फसलें गंदम, जौ, चना, तंबाकू और तेल निकालने वाले बीज, सरसों, उसके बाद चना हो गया, ये सारे जो है ना दालें, ये सर्दी में लगती हैं और गर्मियों में मार्च अप्रैल में काट दी जाती हैं। फसल खरीफ जो है ये गर्मियों की फसलें हैं और ये सर्दियों के आगाज़ में काट ली जाती हैं। मशहूर आलम चावल है, कपास, मकई, गन्ना, बाजरा, ज्वार, ये खरीफ की फसलें। तो ये तैयार कर लें। अगला सवाल है जी, मवेशी पालना हमारी ज़िंदगी में क्यों अहम है। पेज नंबर 101 एंड 102। मवेशी पालना पाकिस्तान के लोगों की एक अहम माशी सरगर्मी है। बेसिकली हम मीशत के लिए, अपनी इकानमी के लिए, कारोबार के लिए जानवर बुनियादी तौर पर पालते हैं। ये बात बताएं। गलबानी ज़री शोबे का अहम सतून है, इसलिए जानवर पालना मीशत का एक अहम हिस्सा है। उसके बाद अगली बात भी बता दें, बैल ज़्यादातर काश्तकारी के लिए पाले जाते हैं, जबकि गाय और भैंस दूध के असूल के लिए पाली जाती हैं। भेड़ और बकरियां गोश्त के असूल का बड़ा ज़रिया हैं। कुकर शुक्र जो है वो जो है ना खाने पीने के लिए, शवारमा, बर्गर शर्गर के लिए चलते हैं, रोस्ट मोस्ट। बस इतना ही बड़ा था जो मैंने हाईलाइट कर दी है। कुक्कड़ मुक्कड़। पाकिस्तान के ज़री शोबे को दरपेश कोई से 4 मसाइल। पेज नंबर 99। ये क्या है, ये क्या है, पेज नंबर 99। ज़री शोबे को मसाइल ही मसाइल, सिर्फ 4 बताने हैं। सबसे बड़ा मसला जनाब पानी की कमी है, ये छोटे पॉइंट बता दें। पाकिस्तान को शदीद पानी के बहरान का सामना है, ये फसल की पैदावार में कमी का बायस बनता है। उसके बाद पुराने तरीके हैं काश्तकारी के, अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है।
موسمیاتی تبدیلیوں سے بھی مسئلہ بنا ہے. دو یہ کہ زمین کی تقسیم کر دیں. ہماری زمین جگہ جگہ بکھری ہوئی ہے, اکٹھی نہیں ہے, یہ ایشو ہے. 3 پوائنٹ کر دیں. اور مٹی کا کٹاؤ کر دیں, سیم اور تھور وغیرہ جو ہے نا, آپ اس کا ہیڈنگ جو ہے مٹی کٹاؤ کے بجائے آپ اس کا ہیڈنگ دے دیں سیم اور تھور. تو آپ بتا دیں کہ ہماری زراعت کو سیم اور تھور جیسے بڑے مسائل کا بھی سامنا ہے. ایسے پوائنٹ ایک بنا دیں, 4 پوائنٹ بنا دیں. ایک کتنے پوچھے گئے ہیں دوبارہ چیک کر لیتے ہیں. 4 مسائل. ٹھیک ہو گیا. ماہی گیری سے کیا مراد؟ اچھا یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ماہی پروری بھی آ سکتی ہے اور ماہی گیری بھی آ سکتی ہے. ماہی گیری کا کتاب میں جو ہے وہ ٹاپک ہے مگر ڈیفینیشن نہیں ہے. میں آپ کو پیج ذرا 102 دکھانے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. 102 پیج پہ ماہی گیری کے بجائے ماہی پروری کا جو ہے وہ ٹاپک ہے. تو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ یہ ٹاپک بھی ماہی پروری والا یاد کر لیں. ہو سکتا ہے کہ کتاب والا ماہی پروری دے دے تو وہ یہ لکھے. ماہی پروری وہ ہے جو کہ فارمز میں پالی جاتی ہے, لوگ تالاب کی شکل میں پالتے ہیں, زمین جو ہے نا وہ کھود کر پانی اکٹھا کر کے وہ پالتے ہیں. یہ عارضی جو ہے نا یہ سرگرمی ہوتی ہیں, ٹینکوں میں تالابوں میں پالی جاتی ہے. یہ عموماً اب وہ سمجھا سے فارمی مرغ ہوتے ہیں, یہ فارمی مچھلیز ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ ماہی گیری کا پوچھا جا رہا ہے. ماہی گیری یاد رکھیں وہ ہوتی ہے مچھلی جو کہ قدرتی طریقے سے دریاؤں سمندروں سے نکالی جائے, ڈیم سے نکالی جائے. مچھیرے جو ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں, جو ہوتے ہیں جو اس کو انگلش میں فشریز کہتے ہیں ماہی گیری کو. یہ ماہی پروری ہے, یہ فش فارمنگ ہے. تو ماہی گیری کا جو جواب ہے وہ ایگزیکٹلی کتاب میں نہیں تھا تو استاد محترم نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے. وہ ہے یہ جی, ماہی گیری یعنی فشنگ یا فشری سے مراد دنیا بھر کے مختلف آبی ذخائر جیسے کھلے سمندر, گہرے دریا, ندی نالے, مصنوعی افزائش, تالابوں سے مچھلیاں, جھینگے, کیکڑے, سپیاں اور دیگر تجارتی کے حامل آبی جانداروں کو مختلف روایتی جدید طریقوں سے پکڑنے, ان کی افزائش کرنے اور انہیں انسانی استعمال کے لیے کارآمد بنانے کا پیشہ یا عمل ہے. آپ اس کو اپنے آسان الفاظ میں بھی کر دیں. اچھا اس میں ایک ٹاپک ہے مصنوعی تالاب, یہ چھوڑ دیں, یہ نہیں ہے, یہ غلط ہے. مصنوعی تالاب جو ہے وہ ماہی پروری ہے, یہ چھوڑ دیں آپ, باقی ٹھیک ہے. تو آپ بتا دیں جی اس سے مراد دنیا بھر کے مختلف آبی ذخائر جو جیسے سمندر ہیں, گہرے دریا ہیں, قدرتی جھیلیں ہیں, ڈیمز ہیں, ندی نالے ہیں, ان میں سے مچھلیاں, جھینگے, کیکڑے, سپیاں وغیرہ پکڑنا اور ان کو تجارت کے لیے استعمال کرنا, کمانا, اس سے پیسہ, مختلف طریقے استعمال کرنا پکڑنے کے, چاہے جال ہو چاہے کوئی طریقہ ہو, تو ایسے چیز کو, ایسے کاروبار کو ماہی گیری کہا جاتا ہے. یہ بتانا تھا آپ نے, یہاں تک بتانا تھا. اگلا جو سوال ہے وہ ہے پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشنز کی تعریف کریں. واٹ از ٹیلی کمیونیکیشن؟ پیج نمبر 104. ٹیلی کمیونیکیشن جسے ٹیلی کام بھی کہا جاتا ہے ایک وسیع اصطلاح ہے. ٹھیک, یہ بڑے فاصلے پر معلومات کی الیکٹرانک ترسیل کا ذریعہ ہے. یہ بتا دیں اس میں سیٹلائٹ, ریڈیو, ٹیلی ویژن کی نشریات, انٹرنیٹ اور ٹیلی گراف بھی شامل ہیں. بتا دیں, یہ بھی بتا دیں کہ جو معلومات ٹرانسفر ہوتی ہیں وہ ٹیلی فون کال ہو سکتی ہیں, ڈیٹا ہو سکتا ہے, ٹیکسٹ ہو سکتا ہے, تصویر ہو سکتی ہے, ویڈیو ہو سکتی ہے, آڈیو ہو سکتی ہے, کسی بھی شکل میں ہوتی ہے. اور اس کو عموماً سیٹلائٹ, ریڈیو, ٹی وی یا انٹرنیٹ ٹیلی گراف کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا جاتا ہے. یعنی یہ معلومات کا تبادلہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ مختلف جو ہے ڈیوائسز کے ذریعے. ان کو ٹیلی کمیونیکیشن یا ٹیلی کام بھی کہا جاتا ہے. جب دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے اس کا مقصد صارفین کے درمیان معلومات کا تبادلہ کرنا ہے. لیکن یہاں ڈیفینیشن پوچھی جا رہی ہے تو بس اوپر والا بتا دیں, یہاں تک بھی ٹھیک. اگلا جو سوال ہے جی وہ بڑا اہم ہے لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے کون سا ہے. وہ ہے کمپیوٹر, میرا اپنا سبجیکٹ کمپیوٹر کے 2 فوائد تحریر کریں. پیج نمبر 106. کمپیوٹر, کچھ اس کو کمپیوٹر بھی پڑھتے ہیں, کچھ اس کو ٹی وی بھی کہتے ہیں, ہم جیسے بولے جو ہیں. کمپیوٹر ڈیفینیشن ہی کوئی نہیں ہے یہاں پر, لو جی رولنگ ہو گیا. یہ سوال بھی کنسیپچول ہے. کمپیوٹر کے 2 فوائد تحریر کریں, اس کا یہ لکھیں آپ. وہ جو پیج نمبر 106 میں دکھا رہا ہوں وہاں صرف ایک فائدہ لکھا ہوا ہے, دیکھ لیں, وہ صرف یہ لکھا ہوا ہے
टेली कम्युनिकेशन का अहम ज़रिया कंप्यूटर है। इसकी मदद से बेशुमार काम मिनटों सेकंडों में बिल्कुल दुरुस्त अंदाज से किए जाते हैं। एक पॉइंट ये लिखा हुआ है, एक पॉइंट और अपने पास से लिख दें। वो क्या लिखें कि हम बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा मकदार में डाटा को महफूज कर सकते हैं और दोबारा जब ज़रूरत हो उसको देख भी सकते हैं। ये बात बतानी थी, ये बात एक दुरुस्त है। तेज़ रफ्तारी होती है कंप्यूटर, पेचीदा हिसाब किताब, बड़े काम सेकंडों में मुकम्मल करके वक्त बचाता है। और डाटा का ज़ख़ीरा, ये बड़ी मकदार में मालूमात और फाइल्स को तवील अरसे के लिए महफूज रखता है। कंप्यूटर तेज़ होता है, एक्यूरेट होता है और डाटा की स्टोरेज करता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन है, माही परवरी के दो इक़्तिसादी फ़ायदे लिखें। अब ये वो तिजारती वो आ चुकी है, वो जो पालने वाली बात हो चुकी है, फार्म्स वाली, उनके दो इक़्तिसादी फ़वाइद बताने हैं। ये जवाब किताब में मौजूद है, पेज नंबर 103 निकालें आप। ये वाला आप जो है ना टेबल आप पक्का याद करें। अभी थोड़ी देर पहले एक MCQ किया था गंदम का, तो ये चावल का भी आ सकता है, कपास का भी आ सकता है, गन्ने का भी और मकई का। तो ये टेबल जो है आप MCQs के लिए तैयार कर लें। अच्छा जी, असल सवाल पे आते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। 103 पेज ये जी। माई परवरी पाकिस्तान के लोगों को एक अहम पेशा है। लाखों लोग इस पेशे से वाबस्ते हैं और रोज़गार कमाते हैं। ठीक है, माई परवरी पाकिस्तान के साहिली इलाकों में भी सबसे अहम तजारती इक़्तिसादी सरगर्मी है। पाकिस्तान दूसरे ममालिक को मछली बरामद करके कसीर ज़र मुबादला कमाता है। ये इसके साथ ये शामिल कर लीजिएगा जुमला, यानी दो जुमले मेन बन जाएंगे। इक़्तिसादी सरगर्मी है के बाद आप बता देंगे कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक को भी मछली बरामद करके कसीर मुबादला कमाता है। इसमें सिर्फ झींगा मछली अमूमन पाली जाती है, बाकी तो जो समुद्री मछली है वो एक अलग टॉपिक है, वो माहीगीरी आ जाती है, माही परवी नहीं आती। बहरहाल मिक्स कर दी है कुछ चीज़। तो ये इस तरह बता दें जवाब इसका। अगला सवाल है, पाकिस्तान में सेहत को दरपेश कौन से मसाइल हैं। पेज नंबर 106। पाकिस्तान की सेहत की सनत को कई अहम मसाइल का सामना है जो उसकी तरक्की की राह में रुकावट हैं। इनमें नाकाफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी के खदशात हैं, प्रमोशन का इशू है, मार्केटिंग का फुकदान है और महदूद प्राइवेट सरमाकारी जो है वो बहुत ही कम है। ये बताना है, इसको बेहतर है पॉइंट्स की शक्ल में लिख दें। नाकाफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी खदशात हैं, प्रमोशन का ना होना है, मार्केटिंग का फुकदान है, ये एक पॉइंट बन जाएगा। चार और महदूद सरमाकारी, 4 पॉइंट ये बन जाएंगे। और ऊपर हेडिंग आ जाएगा, पाकिस्तान की सनत को, सेहत की सनत को कई अहम मसाइल का सामना है जो उसकी तरक्की की राह में रुकावट है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, टेली कम्युनिकेशन की फराहमी के सिलसिले में कौन से मसाइल हैं। मसाइल ही मसाइल। 106 पेज, ये भी इसी पेज पे है। अब टेली कम्युनिकेशन आ गया। ये जी, टेली कम्युनिकेशन की खिदमात की फराहमी में बहुत से मसाइल का सामना है। इसमें तो एक पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइबर सिक्योरिटी इशू बन गया है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चात बहुत ज़्यादा आ गए हैं। फिर टेक्नोलॉजी में तब्दीली जो है ये भी आ चुकी है। सार्फिन के तोक़ा के मुताबिक खिदमात फराहम करना ये भी एक बड़ा इशू है। तो ये बताना है सर, पॉइंट्स बता देना। यानी आप बता देंगे टेली कम्युनिकेशन खिदमात की फराहमी को बहुत से मसाइल का सामना है, जिसमें नंबर 1 है पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, नंबर 2 साइबर सिक्योरिटी के ख़तरात हैं, तीसरा रेगुलेटरी तामील है, यानी वो जो बताते हैं जो कानून है उसकी तामील करना मुश्किल लगता है इनको। इंफ्रास्ट्रक्चर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। टेक्नोलॉजी में तब्दीली भी आ जाती है, कभी 3G कभी 4G आ गया, 5G आ गया, अब 6G गप लगी हुई है। तो अपडेट करने में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा टाइम लग जाता है। आखिरी जो सवाल है हमारा वो है जनाब, पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करने के लिए क्या इक़दाम हो सकते हैं। ये कंसेप्चुअल सवाल, इसका किताब में जवाब नहीं है। अगर आपको नज़र आता है तो मुझे बताया करें, सिर्फ ये ना कहा करें सर जी था, भाई कहाँ पर था, कौन सा पेज था, किस जगह पे था, क्योंकि मैं तो ये चैप्टर पूरा पढ़ चुका हूँ। ट्रांसपोर्ट का जिक्र ज़रूर है, मसाइल का जिक्र लिखा हुआ है, यहाँ पर मसाइल का हल पूछा जा रहा है। हल तो हल जनाब ये उस्ताद मोहतरम ने लिख दिया। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल के लिए मदरजा ज़ैल इक़दाम किए जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ देना, शहरों में जदीद सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो बसेस, ट्रेनें चलाई जाएँ ताकि सड़कों पर निजी गाड़ियों का रश कम हो सके।
ریلوے کے نظام کو بحال کیا جائے تاکہ جو ہے نا سڑکوں سے ریل کا وہ جو فریٹ ہے جو مال بردار سامان ہے وہ پھر جب کم ہو جائے گا ٹریلر ٹرک کم ہو جائیں گے تو سڑکوں پہ ٹرانسپورٹ آسان ہو جائے گی. سڑکوں کی تعمیر مرمت کی جائے تاکہ ٹریفک کی روانی برقرار رکھیں. پھر انڈر پاسز بنائے جا رہے ہیں وہ بنائے جائیں, فلائی اوورز بنائے جائیں, بائی پاسز بنائے جائیں. یہاں آپ انڈر پاس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں جو نیچے سے جاتا ہے اور درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, چلتا جاتا ہے نیچے سے, انڈر پاس. تو یہ 3 پوائنٹ آپ نے بتانے ہیں. اب باری ہے جی ہمارے لانگ کوسچن کی, اور لانگ کوسچن آپ کو پتہ ہے جناب کہ ملاقات ہوگی تھوڑی دیر کے بعد اگلے ٹاپک میں. تب تک کے لیے اجازت. آج جمعۃ المبارک ہے, درود شریف جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. سورہ کاف ضرور پڑھیں. آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کو سورہ کاف پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا آمین. اور ناصر ہو پاکستان زندہ باد.